हेलो दोस्तों, एचसीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम तो हौसलों के नवाब हैं। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। शुरू करते हैं दोस्तों। कि पादपों में परिवहन कैसे होता है, उस टॉपिक के बारे में एक थोड़ा रुधिर के बारे में जानेंगे कि रुधिर के कितने भाग होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर देखो 7 होता क्या है, मनुष्यों में लगातार भोजन, ऑक्सीजन एवं आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करने वाला तंत्र है। देखो इसमें लिखा गया है कि मनुष्यों में लगातार भोजन, ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाला तंत्र माना। भाई जब रुधिर होगा वो शरीर में परिसंचरण का कार्य करेगा, भोजन को आगे से आगे परिवहन करेगा। ठीक है, यही एक प्रकार का आप सेवन है। सेवन में हम पढ़ेंगे कि रुधिर का आगे से आगे शरीर की कोशिकाओं तक आदान प्रदान कैसे होता है, O2 के साथ कैसे जाती हैं, कैसे बाहर निकलती हैं, इसके बारे में CO2 कैसे बाहर निकलते इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हृदय। मानव का हृदय मेसोडर्मल से बना होता है। ठीक है, अब देखो मानव हृदय में 2 आलिंद व 2 नीले होते हैं। इस चित्र से आपको दिखाई देंगे कि देखो दायां आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। क्लियर है। अब पूरे शरीर को रक्त दायां नीले प्रदान करता है। कहाँ है दायां नीले, ध्यान से देखो, दायां नीले पूरे शरीर को रक्त प्रदान करता है। कैसे करता है ये मतलब पढ़ेंगे। फेफड़ों से पूरी शरीर के अलग अलग अंगों तक रुधिर कैसे आदान प्रदान होता है, वो प्रक्रिया हम जानेंगे कि मानव में रुधिर का आदान प्रदान कैसे होगा, वो आगे देखेंगे। एक बार हम ये हृदय है मानव का एक बंद मुट्ठी की तरह पेशी संरचना है। अब देख लो, इसको बंद मुट्ठी की तरह लगेगा ये। ठीक है, ये बंद मुट्ठी की तरह पेशी संरचना है। मानव का हृदय पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि आगे से आगे गैसों का भेजना, आप ट्यूबवेल वाला वो पंप मत करना। ठीक है, उसमें तो पानी का कैसे करके बाहर निकालते हैं, ऐसे नहीं करते। ये आप सोचोगे कि उसमें रोटर घूमेंगे और फिर ऊपर लेके बाहर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब पंप शरीर को मतलब एक प्रेशर के रूप में लब और डब की आवाज करता है हृदय, और उस जिससे सारे पूरे मतलब रुधिर को है वो बॉडी में अलग अलग भागों तक चला जाता है रुधिर। ठीक है, अब हृदय के बारे में एक डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखना है। आलिंद की अपेक्षा नीले की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले पूरे शरीर में रक्त, ये पढ़ लिया था ना कि पूरे शरीर में रक्त दायां नीले प्रदान करता है। ठीक है, आलिंद से नीले बड़ा होता है क्योंकि नीले पूरे शरीर को रक्त प्रदान करवाता है। क्लियर है बात। अब देखो इसमें और क्या जानना है, 1-2 पॉइंट लिखो कि हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है। इस चित्र से भाई समझ गए कि माँ सीरा माँ धमनी। इसमें आगे अंतर पढ़ेंगे, ये धमनी होती क्या है, सीरा क्या होता है इसमें। ठीक है, दायां नीले बायां नीले, दायां आलिंद बायां आलिंद, निचली माँ सीरा, ठीक है, ऊपरी माँ सीरा, माँ धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनियां और फुफ्फुसीय शिरा। यहां पर पूरे हार्ट का विभाजन होता, विभाजिका होती। ठीक है, मेसोडर्मल से निर्मित होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है। ठीक, मानव हृदय की संरचना पेशी संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। ठीक है, मानव हृदय की संरचना या पेशी संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। क्लियर, ये हमें हृदय में जाना है। अब भाई जो हृदय होता है, एक ध्यान रखना, जितना जीव छोटा होगा उसकी हृदय दर
उतनी ही अधिक होगी। और जितना जीव बड़ा होगा उसकी हृदय दर मतलब कम होती जाए। वयस्क मनुष्य होता है उसकी हार्ट बीट होती है 72 होती है प्रति मिनट, स्पंदन होता है 72 प्रति मिनट। और जो छोटा बच्चा होता है उसमें लगभग 100 के समथिंग होती है। और सबसे मतलब छोटा जीव बताऊं छुछुंदर, उसमें 720 स्पंदन प्रति मिनट होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जीव जितना बड़ा होगा उसका मतलब हृदय दर है वो उतनी ही कम होगी। जीव जितना छोटा होगा यानी कि हृदय दर होती है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, हृदय दर 1 आकार कह सकते हो। ठीक है, किसके? क्योंकि ये हृदय दर होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, हृदय के बारे में तो चित्र के माध्यम से जान लिया कि आलिंद होता है मतलब मानव हृदय में 4 कोष्ठ, 2 आलिंद व 2 नीले। ठीक है, दायां नीले, बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है, क्लियर है ये तो। अब हृदय से तो और कुछ इतना हमें डीप नहीं दे रखा है बुक में, तो सिर्फ एक चित्र के बारे में बताया गया है और इन के बारे में लिखा गया है, इतना ही। ठीक है, ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है हृदय के डायग्राम के बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखना कि डायग्राम कैसे बनता है, कैसे होता है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं। हम जानेंगे धमनी और शिरा क्या होता है। कल भी बीच आ रहा था धमनी और शिरा, आज भी ये बीच में आ रहा है धमनी और शिरा। आखिर धमनी और शिरा क्या है, इसमें क्या अंतर होता है धमनी और शिरा। उसके बाद रक्त में जानेंगे और पादपों में परिवहन कैसे होता है। ये आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, ज़्यादा आधे घंटे के समथिंग क्लास होगी, जिसमें लगभग कोशिश करेंगे कि 7 और कल की क्लास में ये चैप्टर पूरा कर देंगे। और बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का चैप्टर है, बहुत मायने रखते हैं 9 नंबर। ठीक है, अब देखो ये हम आगे पढ़ेंगे धमनी और शिरा। जिसको बनाना हो वो बना लेना चित्र, वीडियो को पॉज करके भी आप कुछ जो नोट्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैंने बोल बोल के लिखवा दिए। अब हम बात करेंगे कि धमनी और शिरा आखिर होते क्या हैं, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये है धमनी और शिरा। हम जानेंगे इसमें अंतर है क्या। ठीक है, ये है, लिख लो, लाल रंग से प्रदर्शित, लाल रंग प्रदर्शित होता है धमनियों में। इसमें लिख लो शिरा में नीला रंग प्रदर्शित। ठीक है, रंग प्रदर्शित। अब देखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि धमनी में ऑक्सीकृत रक्त बहता है जबकि शिरा में अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। इसके अपवाद क्या है वो जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। धमनी और शिरा को आप गांठ बांध लेना, यहां से अंतर से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं धमनी और शिरा में अंतर के बारे में। ठीक है, देखो धमनी, इसमें ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। देखो, और शिरा में इसमें अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। इसमें अनॉक्सीकृत रक्त बहता है, रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, इसका अपवाद देखो, इसके अपवाद में आएगा कि फुफ्फुसीय धमनी, और इसके जो अपवाद में आएगा वो आएगा
फुफ्फुसीय सीरा। अब देखो इस अपवाद का मतलब क्या हुआ। इसमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन अपवाद यह है कि फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें अनॉक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन सीरा में अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। सीरा फुफ्फुसीय सीरा होने के बावजूद भी इसमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है। यही अपवाद है। कैसे? अगर फेफड़ों से आगे रुधिर जाता है तो सबसे पहले किस में निकलेगा? फुफ्फुसीय सीरा में निकलेगा। ऑक्सीजन के रूप में जो होता है वो सबसे पहले इसमें निकलेगा। ठीक है, अब देखो एक दो पॉइंट और लिख लेना, मोस्ट ये पॉइंट है। ठीक है, ये क्या करता है? रुधिर को हृदय से दूर भेजता है। रुधिर को हृदय से दूर भेजता है। रुधिर को हृदय से दूर भेजता है और रुधिर को हृदय के पास लाता है। अरे भाई, सीरा का काम होता है कि बाहर निकालना अशुद्ध रक्त, CO2 के रूप में। भाई ऑक्सीजन ये तो दूर भेजता है सारे, मतलब शरीर में रक्त का परिवहन करवाता है। सहायक होता है ना धमनी, शुद्ध रक्त को बहती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों के पास जाता है CO2 के रूप में और O2 के रूप में, ये ऑक्सीकृत आएगा। अब देखो रुधिर को हृदय से दूर भेजता है, और इसमें लिख लो भेजना या भेजता है, लिख लो भेजना, लिख लो रुधिर को हृदय से दूर भेजना, और यह रुधिर को हृदय के पास सिरा होती है, वो रुधिर होता है वो हृदय के पास लाती है। ठीक है, एक अंतर मैं आपको बता देता हूं कि यह मतलब थोड़ा आंतरिकी पाया जाता है, आंतरिकी परत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सतही पाई, ये आंतरिक पाई आंतरिकी सतह पर पाई जाती है, सतह पर नहीं, आंतरिकी परत। जैसे मतलब थोड़ा नीचे की तरफ सारी रुधिर मतलब बहुत ऐसे जाल के अंदर बंदी होती है ना। ठीक है, इसमें ये रुधिर की जो नलिका निकलती है ना, इसमें कोई मतलब हड्डियां वगैरह नहीं होता, ऐसे गुच्छा होता है, एक मांसल तो बोल सकते हो, गुच्छे के रूप में। ठीक है, इसमें लिख लो यह सतही होती है, यह सतही होती है। इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखना। रुधिर हृदय को दूर भेजना, ये थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। ये थोड़ा आंतरिकी पाई जाती है और ये सतही होती है, थोड़ी मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भाई पूरी जितनी भी बोन्स हैं उनको अंदर से अंदर भेजने का कार्य करती है, क्योंकि ये तो शुद्ध रक्त भेजती है धमनी तो, और सिरा होती है वो अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसका तो यही कार्य होगा कि थोड़ा ऊपर से लेके आना अंगुलियों तक, कैसे अंत तक कहाँ होता है वहां तक पहुंचाना। क्लियर है? अब जिसको नोट करना वो कर लो। उम्मीद करेंगे कि लगभग आज इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दिल में बस एक ही रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ललन टॉप सीरीज चल रही है और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि 9th 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, कोरोना के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार 100% होने हैं, चाहे कोरोना आए या कोरोना ना आए। एग्ज़ाम होना है तो होना ही है, तो आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। ठीक है, सफलता उन्हीं को ही मिलती है जो मेहनत करता है, सफलता उन्हीं को ही मिलती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां खोजने में चली जाती है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां खोजने में चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो
अब हम धमनी पढ़ ली। इस चैप्टर में रक्त के बारे में हमें पढ़ना है मेन भाई 7। 2 टॉपिक क्लियर हो गए। हृदय के बारे में हमने जान लिया, धमनी और शिरा के बारे में पढ़ लिया। इतना डीप नहीं जाना, थोड़ा ध्यान से देखना कि समझते हुए कि कैसे ये होता है कैसे नहीं। देखो अब रुधिर के बारे में, एक तो होता है ठोस भाग में और एक होता है तरल भाग में। क्लियर है? देखो ठोस भाग में कौन आता है, तरल भाग में कौन आता है, इसके बारे में 2 भागों में बांट दिया अलग अलग। एक तो बांट दिया भाई, यहां लिख लेना रुधिर, ठीक है, तरल भाग, और ये होता है ठोस भाग। यानी कि रुधिर है भाई, खून होता है, उसको 2 भागों में अलग अलग बांटा गया है। देखते हैं इस खून की नमी क्या है। इसमें मतलब पूरा रुधिर होता है, उसका 55% भाग होता है वो तरल होता है, 55% भाग इसका ही होता है, और फिर पीछे बचा 45, ठीक है, 45 भी बचेगा। क्लियर है? अब देखो ठोस भाग में कौन आता है, तरल भाग में कौन आता है। इसमें आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसमें 3 चीजें 3 अवयव आते हैं रे, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलेस, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेशन, और एक प्लेटलेट्स। क्लियर है? अब किसी को यहां डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके हम एक एक कार्य भी लिखेंगे जो हमारी बुक में दिया गया है, उसके बारे में तो हम लिखेंगे। प्लाज्मा में लिख लेना पहले, फिर इनको तीनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। प्लाज्मा में लिखो, इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। प्लाज्मा के पूरे तरल भाग प्लाज्मा में, जिसमें 90 से 92% तक जल पाया जाता है। क्लियर है? अब देखो इसमें 8 से 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा का पीला रंग यूरोब्लिनोजन के कारण होता है। लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा का पीला रंग यूरोब्लिनोजन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार पूछा गया, कई पेपर आप कंपटीशन के देखोगे साइंस के, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस बुकों में भी कहीं मिल जाएगा कि ये इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। प्लाज्मा का पीला रंग यूरोब्लिनोजन के कारण होता है। ठीक है, अब मूत्र का किस कारण होता है वो तो अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा मिलता ही है। ठीक है, प्लाज्मा का पीला रंग यूरोब्लिनोजन के कारण, इसमें 8 से 10% कार्बनिक में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें लिख लेना कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में थोड़ा क्या क्या पाए जाते हैं। देखो, एक तो सोडियम क्लोराइड जो शरीर का सामान्य लवण है। ठीक है, मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम जो आयन के रूप में पाया जाता है।
ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन। ग्लोबुलिन में एल्ब्यूलिन प्रोटीन जो प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। समझ गए दोस्तों? मतलब क्या है कि भाई वेरी थोड़ा यहां ध्यान रखना, प्रतिरक्षा के रूप में एंटीबॉडी एंटीजन कैसे निर्मित होते हैं। आगे बड़ी क्लासों में, कहीं छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। उसमें प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड आयन मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड सामान्य लवण होता है, ग्लोबुलिन में एल्ब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है प्रतिरक्षा के रूप में जो कार्य करती हैं। प्लाज्मा के बारे में हो गया। हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तब तक किसी को नोट करना है तो कर लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हार्ट है, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना कुछ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तो याद भी जल्दी होंगे। बहुत लोग इसके शौकीन भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हृदय संबंधी तो आगे रोग वगैरह आप 11th 12th में साइंस से पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या रोग होते हैं, क्या मतलब पूरा डीप में हार्ट पढ़ोगे। लेकिन हमारे तो सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, पूरी तो ऐसे शुरू कर दे तो हृदय 5-10 क्लास में भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें जितना दे रखा है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी है कि 4-5-10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, काफ़ी टाइम तो लगेगा। भाई एग्ज़ाम तक रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे। जो 10th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अच्छे नंबर लाने चाहते हो तो क्लास को आज अब से 2 महीने बचे एग्ज़ाम तक, रेगुलर ज्वाइन करो। और मैं 100% मतलब दावा करता हूँ कि उस कोई कारण मतलब कोई काम नहीं हुआ तो मैं 100% बोर्ड तक ये सिलेबस पूरा करवा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, आपका कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है, फ़ोन सबके पास होता है, सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी है। एक बार वापस शॉर्ट रिवीजन करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम भाई आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक भी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है भाई, लाल रुधिर कणिकाएं, इसका जीवन काल ये देख लेना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। एक ध्यान रख लेना, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अब देखो हीमोग्लोबिन है क्या, वर्णक है एक, तो लिख लेना। ये पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। आप लाल रुधिर मतलब लाल से समझ गए होंगे, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है, संयुग्मित दोस्तों एक बात याद रखना कि रुधिर होता है, सॉरी मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन 36% तक पाया जाता है। लेकिन हमें तो एक ही बात याद रखनी है
कि रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं, हमें तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट बचा है? इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, लिख लो। इसकी संख्या 4.7 से 5.2 मिलियन तक होती है। ठोस भाग में हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबसे अधिक जीवन काल, सबसे अधिक संख्या। क्लियर बात है, यहां कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कोई पॉइंट शायद इसमें नहीं बचा होगा, ये नोट कर लो जिसको नोट करना है तो, ठीक है, कर लो नोट फटाफट जिसको करना है। आगे पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन। इसमें एक लिख लेना कि आरबीसी में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एकमात्र कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लेंगे कि ये क्या होती है। उसके बाद देखो आरबीसी नोट्स कर लिया, तो आगे पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिर कणिका। 1 मिनट में क्लास देख रहा हूं चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, काफी लंबी होने जा रही है क्लास भी। चलो शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी 7-8 या 7 से 10 दिन का जीवन काल मिलते, 7 से 9 दिन का मिलता, कहीं 6 से 9 दिन का, कोई फिक्स नहीं है। 6 से 9 दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। क्लियर, एक प्रतिरक्षा के रूप में लिख लेना, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। शरीर एलर्जी, जो हमें एलर्जी होती है ना, एलर्जी और जितने भी जो रोग होते हैं उस रोगों को रोकने की क्षमता जो डब्ल्यूबीसी के पास है, ठीक है। एलर्जी रोगों से मुक्त करवाना। रोग होते हैं ना जो डब्ल्यूबीसी आसानी से नहीं फैलने देती। क्लियर है, डब्ल्यूबीसी हो गया। अब प्लेटलेट्स के बारे में है, तो डब्ल्यूबीसी देखो, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य, एलर्जी, रोगों से मुक्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। क्या करता है प्लेटलेट्स? वैन के रूप में कार्य करता है। टूटी कोशिकाओं को, मतलब टूटी वाहिनियां होती है ना, उसमें सहायक है प्लेटलेट्स। रुधिर के थक्के में सहायक, रुधिर के थक्के में सहायक, और वाहिनियों की मरम्मत में लिख लो, वाहिनियों की मरम्मत में सहायक, ठीक है। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन हमें इसमें बुक के अंदर एक भी दे रखा है कि रुधिर में सहायक, वाहिनियों की मरम्मत में सहायक है। क्लियर है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? वाहिनियों की मरम्मत में यानी कि कोई भी टूटी वाहिनी होती है उसमें कार्य करती। प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं लसिका के बारे में, ठीक है। लसिका क्या होता है, तो लसिका के बारे में देखो, जिसने नोट कर लिया तो आगे शुरू करते हैं। लसिका के बारे में थोड़ा दे रखा है,
लसिका होती क्या, लस्सी के गांठे कैसे बनती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखो लसिका को द्वितीयक, लसिका को द्वितीयक परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। एक मिनट, वीडियो शायद बंद हो गया, देख रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, अब शुरू हो गया। एक लिख लेना इसमें, खाद्य पदार्थ में CO2 को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती वीडियो बंद वाली बीच में, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हो जाए जो बीच में छूट जाए तो वो मैं PDF पैनल पे देख लेना, PDF पैनल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसको भी जो क्लास ज्वाइन कर रहा है, जिसको प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत होती है तो वो कांटेक्ट कर लेना, जिसको मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अब देखो हो गया कि लसिका द्वितीयक परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, खाद्य पदार्थ O2 के रूप में। एक लिख लेना कि ये वहन के रूप में कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तो यहीं से ही पूछेगा। लसिका वहन के रूप में कार्य करती हैं। लसिका WBC प्लस प्लेटलेट्स के समान होती हैं। ठीक है, क्लियर है। लसिका प्लेटलेट्स के समान होती है, WBC में प्लेटलेट्स के समान होती है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 के बारे में पढ़ा था, तो ये हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे कि भाई रुधिर में जो परिसंचरण होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले फेफड़ों में कैसे फेफड़ों से अलग अलग भागों तक कैसे पहुंचता है, तो ध्यान से देखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम डायग्राम से समझेंगे जिससे आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, यहां मान लिए लंग्स, जिसे फेफड़े कह दो आप सीधे। ठीक है, फुफ्फुसी फेफड़े, फुफ्फुसी भी कह सकते हो। ठीक है, फेफड़े। अब क्या होता है, यहाँ हृदय, सिंपल हृदय का चित्र डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ वही RV, LV, RA और LV। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता। अरे यार मिस्टेक हो गई ना, ये तो अलग ऊपर आलिंद नीचे कर दिया ना, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ये नीले, ठीक है, वेंट्रियल नीले, आर्टेरियल आलिंद। अब देखो ये यहां से O2 आई सीधी दाएं नीले में। क्लियर, यहां नीचे बना दो शरीर, बॉडी कह दो जिसे। ठीक है, ये भाई शरीर है, इसमें कैसे जाती है, ये वापस यहां से इसमें हो गया। अब देखना फेफड़ों से सीधी की सीधी इसमें, और ये क्या हो गई, हमने अपवाद भी पढ़ा था, फुफ्फुसीय सीरा, ये लिख लो महाधमनी। ठीक है, ये लिख लो महासीरा, ये लिख लो
फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है, यहां से O2 आएगी, हृदय में पड़ा था, कैसे आगे भेजती, तो यही जानना। मान लिया ये हृदय है, हृदय को शरीर में कैसे पहुंचाना, हमने पढ़ा था दायां नीले होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां नीले पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है। वहां हमने एक लाइन पढ़ी थी, यहां जानेंगे कैसे पहुंचाता है, तो देखना ये दायां नीले पूरे शरीर में यहां से रक्त को भेज देता है। रक्त आता किसे, फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों की कुपिकाओं में हमने पढ़ा था, अलग अलग कुपिका की संरचना भी देखी थी। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के रूप में आया, दायां आलिंद में आ गया, आलिंद के बाद वापस दायां नीले में आया, दायां नीले पूरे रुधिर को पूरे शरीर में भेज देता है, ये शरीर है। और शरीर यहाँ पर अनऑक्सीकृत रक्त को, रुधिर को वापस भेजता है, कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में, दायां आलिंद वापस जाता है इसके पास, और ये भेज देता है वापस फेफड़ों से, फेफड़ों में जो होना है वो प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ये होता है मानव में परिसंचरण। क्लियर, ये दैहिक हो गया, नीचे से यहां दैहिक परिसंचरण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पादपों में परिवहन के बारे में। काफी क्लास लंबी भी हो रही है, उत्सर्जन हमारे पास अभी बाकी है, तो कल स्टार्टिंग से उत्सर्जन भी करेंगे। थोड़ा पादपों के बारे में देख लेते हैं, अब होगी तो होगी, पादपों के बारे में कुछ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं। देख लो 2 लाइन, पादपों में परिवहन। ठीक है, पादपों में परिवहन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पादप का तंत्र भी आप जिसे बोल सकते हो। कौन कौन से हैं, सबने नाम सुना ही होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ये दोनों जटिल ऊतक है। ऊतक पढ़ोगे, शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ऊतक पढ़ोगे तो ये दोनों एक जटिल ऊतक के भाग हैं। सरल ऊतक और जटिल ऊतक 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें से जटिल ऊतक के दोनों भाग है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, मृदा से, जड़ों के पास से जल को लेकर आता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्लियर है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो प्रकाश से या सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे जो भोजन विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाता है। अब भाई पता है, हमने पढ़ा था स्वपोषी के बारे में कि पौधा होता है वो स्वपोषी होता है, अपना भोजन कैसे बनाता है, सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो उस टाइम पढ़ा, तो ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उससे जो भोजन बनता है, जितने भी पदार्थ मिलते हैं वो मतलब भोजन को शरीर के, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। जाइलम क्या करता है, नीचे से जितने भी जो खनिज लवण होता है, जल होता है, पूरा अवशोषण पौधे में करता है। यही एक ध्यान रख लेना, ये मतलब जटिल ऊतक है। क्लियर है, इतना इसमें कुछ है ही नहीं, इतना सा ध्यान रखना, तो ये चैप्टर होगा, मतलब ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हमारा बच्चा है उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि परसों उससे अगली क्लास में तंत्रिका तंत्र के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां से चांसेस है। छोटे क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में से, तो आप छोटे क्वेश्चनों पर थोड़ा फोकस दें। ठीक है, बड़े क्वेश्चन 5-5, 6-6 नंबर वाला तो इस चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का पूछेगा, बड़े से बड़ा पूछेगा, तो एक का मतलब डायग्राम वगैरह तैयार कर लेना, 3-4 डायग्राम है। और छोटे क्वेश्चनों पर जितना हो सके उतना फोकस देना, कि एक एक लाइन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए SCL यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।